तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केस हिस्ट्रीज के बारे में कि ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग सब चीज़ जानेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होती है केस हिस्ट्री, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन एंड फिर अच्छे से अगर अच्छी डिटेल्ड हमें जो प्रॉपर लिखनी चाहिए केस हिस्ट्री की डेफिनेशन, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि केस हिस्ट्री क्या होती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है पेशेंट की मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, पेशेंट के बैकग्राउंड की, कि वो कहाँ पे पला बड़ा है, क्या था, उसके करंट सिम्टम्स की, उसकी मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री कैसी रही है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कौन कौन है, कैसा उनका सपोर्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग, वो सब हम इन डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे सोशल कंटेक्स्ट, फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में। ठीक है, कि मतलब कोई डिले था या नहीं, जो भी था वो हम जैसे मैंने बताया आगे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइंडिंग्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ठीक है, जो भी फाइंडिंग्स आती है, साइकेट्रिक डायग्नोसिस एंड सजेस्टेड कोर्स ऑफ थेरेपी, क्योंकि इसकी मदद से ही साइकेट्रिस्ट जो है वो डायग्नोस करता है कोई भी डिसऑर्डर, और कोर्स ऑफ थेरेपी भी सजेस्ट की जाती है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि बहुत सारे प्रोफेशंस में यूज होती है, जैसे सोशल वर्क हो गया, क्योंकि ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो पहले वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर वही है कि बहुत सारे प्रोफेशंस में यूज होता है ये। सबसे पहले हमारा हो गया सोशल वर्क, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर, साइकेट्री, और भी हम इसकी इम्पोर्टेंस में जब पढ़ेंगे तो और के बारे में भी जानेंगे। केस हिस्ट्री जो है ये डिटेल्स होती है इसमें, वही क्लाइंट की डेमोग्राफिक के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट क्या इश्यूज हैं। ठीक है, और ये जो डेटा है वो किस लिए गैदर किया जाता है, टू एड द साइकोलॉजिस्ट फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड क्रिएटिंग अ थेरेपी स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि जो साइकोलॉजिस्ट को ये किस लिए हेल्प करता है कि न्यू जो भी उनमें ट्रेंड्स आ रहे हैं, कि क्या इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या डेवलप हुआ है, क्या लो हुआ है, मतलब कौन सी डिजीज के सिम्टम्स कम हुए हैं, वो ट्रेंड्स को पता करके और थेरेपी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में। ठीक है, अब इसके अलावा एपीए की यहाँ पे डेफिनेशन है। केस हिस्ट्री को पेशेंट हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से नोट कर देती हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है सबसे पहले तो, सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा, यस। तो ये है रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्सन साइकोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन। ये रिकॉर्ड है हमारे किस चीज का, इंफॉर्मेशन का, ऑफ पर्सन की, जिसकी भी वो केस हिस्ट्री है, उसके साइकोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन के बारे में। ये हेल्प करता है टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, जो हमने नीचे पढ़ा है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। केस हिस्ट्री के अंदर यूजुअली क्या होता है, हमारे टेस्ट रिजल्ट, इंटरव्यू, प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, सोशियोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल डेटा। ठीक है, तो अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ। सबसे पहले मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है ये। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं वापस से बैक टू आवर नॉर्मल कलर। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेडिकल हिस्ट्री होती है, सिम्टम्स होता है, प्रीवियस ट्रीटमेंट्स होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर डायग्नोस कर पाता है और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान लिख पाता है। फिर होता है हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पास्ट लीगल एक्शन जो कि अभी करंट केसेस के एज एविडेंस यूज हो सकते हैं, और दे हेल्प लॉयर्स एंड जजेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, अब इसके अंदर किस लिए, क्योंकि केस हिस्ट्री यूज होती है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल का बैकग्राउंड क्या है, बिहेवियर क्या है, एंड मेंटल हेल्थ के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है डेटा, क्यों, इन एक्सेसिंग ट्रीटमेंट ऑफ हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, फिर रिसर्च एंड एनालिसिस में यूज होता है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते हैं और इंसाइट्स देते हैं, जो कि अभी के ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड आउटकम्स ऑफ वेरियस फील्ड में हेल्प करता है। ठीक है, फिर एजुकेशनल पर्पसेस में बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। एजुकेशन में
ठीक है, किन किन फील्ड में, मेडिसिन में, लॉ में, बिजनेस में। फिर बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी ये यूज होता है। कैसे? क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, केस हिस्ट्री को क्यों यूज करती हैं कंपनियां? टू अंडरस्टैंड कि उनकी पास्ट सक्सेस और फेलियर्स की इसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो उससे उनको डिटेल में समझ आता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो उनको गाइड करती है इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि अब क्या करना चाहिए बिजनेस को और फ्लरिश करने के लिए। उसको उन स्ट्रैटेजीज को प्लान करने में केस हिस्ट्रीज यूज होती है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज होता है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक कर सको, गोल सेट कर सको, और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सको। फिर सब टॉपिक, सबसे पहले नेम ऑफ द इंडिविजुअल। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंसान को जानने से, उसके नेम को जानने से आप एक एक प्राइमरी, एक तो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो इंडिविजुअल की, ऊपर से आप एक इंटरैक्शन को ना स्टार्ट कर पाते हो। अब इससे क्या होता है, क्योंकि अगर जब आप उसको विद रिगार्ड या रिस्पेक्ट बुलाओगे ना, तो एक इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से ना एक फेमिलियर वाली फीलिंग आ जाती है। फिर होती है सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारी। ठीक है, एक पहला हो गया हमारा नेम ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा हो गया सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसके अंदर हमारा सब कुछ, जो एज है, सेक्स है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, स्टेटस हमारा कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एरिया ऑफ रेजिडेंट, वो सब आ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं ऑनसेट में कोर्स, प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ वेरियस इलनेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर क्या था? एज थी, तो हम सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो एज हम पढ़ते हैं। ठीक है, एज के अंदर यही है कि एज क्यों नोट की जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इंसान, देखो, कोई कुछ कुछ मेंटल जो हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी डिसऑर्डर आप ले सको, सपोज स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसका एक पर्टिकुलर एज है जिस पे आप वो ऑनसेट देख सकते हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है टू नोट। और कितने टाइम से ड्यूरेशन है इलनेस की, आप वो एज भी मेंशन करते हो कि इस एज से मेंटल हेल्थ जो इशू है वो चल रहा है। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर एज पे भी ऑनसेट ऑफ इलनेस होता है, और सब इलनेस का एक पर्टिकुलर एज ऑफ ऑनसेट हो सकता है। ठीक है, अब सेक्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है जानना? क्यों? क्योंकि सर्टेन डिसऑर्डर वही कॉमन होते हैं एक जेंडर में rather देन अदर। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो ये ना ज़्यादा कॉमन है इन मेल्स देन इन फीमेल्स, बिकॉज फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ हेल्प करता है फॉर वुमेन। ठीक है, तो वुमेन के लिए वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको बचाती है। ठीक है, लेकिन मेनोपॉज के टाइम पे वो डिग्रेड होने लगते हैं ना, हमारे हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से उस वक्त ऑनसेट बढ़ जाता है। तो सेक्स भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स एक में कॉमन होते हैं, जेंडर में एक में नहीं होते हैं। कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि कुछ जगह पे नॉर्म्स कैसे हैं विमेन को लेके, मेल को लेके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको ना छोटा कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आई नो। तो अब एजुकेशन की ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करते हैं एक्सेसिंग द ऑल ओवर नॉलेज ऑफ अ पर्सन एंड द बेस ऑफ आर टेस्टिंग। ठीक है, कि कि जो एजुकेशन उनको कितनी है, तो हम उस हिसाब के जो टेस्ट है या जो भी हम एज अ साइकोलॉजिस्ट जो भी थेरेपी हम सेशन जो भी प्लान कर रहे हैं वो उनके नॉलेज के बेसिस पे हो सकता है। अगर कोई इलिटरेट है तो हम ज़रूरी नहीं है ना हम उनको ऐसा कोई टास्क दे जिसमें वो लिखे, ज़रूरी नहीं है, तो हम कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड रख सकते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। साइंस एंड सिम्टम्स कैन ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा है उसके रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, और इंटरवेंशन में भी हम लोग वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एडजस्ट कर सकते हैं उनके एजुकेशनल लेवल पे डिपेंड करके। ऑक्यूपेशन क्यों ज़रूरी होता है?
knowing the past as well as current occupation of the patient is important, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है फॉर द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट, कि कैसा काम करते हैं उसी हिसाब से उनकी इनकम का मतलब जो उनका स्टेटस होगा। ठीक है, अब उस स्टेटस का क्या इफेक्ट होता है, उस स्टेटस का ये होता है कि जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में जो लोग होते हैं, वो वाले जो पेशेंट मतलब उसके पेशेंट के इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हाउ मच एक इंसान जो है वो अफोर्ड कर सकता है टू स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट। ठीक है, और उसको हम उस तरीके की चीज़ें रिकमेंड करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड ही इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। अब सोर्स ऑफ रेफरल कि किसी के थ्रू आया है क्या पेशेंट आपके पास, तो आप वो भी लिखेंगे। उससे हमें ये पता चलता है क्यों, क्योंकि आपको पता चलता है कि पेशेंट की अवेयरनेस कैसी है अपने डिसऑर्डर को लेके, अपने कंडीशन को लेकर, और उसके केयर गिवर की कितनी अवेयरनेस है रिलेटिंग टू डेथ। ठीक है, तो अब आता है हमारा चीफ कंप्लेंट्स। तो चीफ कंप्लेंट्स में वही होता है जो आपके ना, एक तो इसको हमेशा वर्बेटम्स में लिखते हैं। वर्बेटम्स पता है आपको क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। सपोज उन्होंने बोला नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो आप ऐसे लिखोगे कि दे सेड दिस। हम हमेशा इसको वर्बेटम्स में लिखेंगे जो एग्जैक्टली वो कहते हैं। आप यहाँ पे खुद से वो नहीं लिख सकते हो, क्या कहते हैं कि खुद से आप नहीं बता सकते हो कि इंसोम्निया है। ठीक है, आप खुद नहीं बता सकते कि उनको नींद, उन्होंने बोला नींद नहीं आ रही तो आप लिख दोगे। आप कोई भी क्लिनिकल टर्म यूज नहीं करते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं आप वैसे लिखोगे। उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, बट जर्नली ट्राई करते हैं वर्बेटिव्स में लिखने के लिए। ठीक है, वाई ही हैज कम, इसके अंदर वही आएगा कि उनकी चीफ कंप्लेंट्स अभी क्या उनको सिम्टम्स है, क्या है वो आप इसमें लिखोगे कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। इट यूजली डिस्क्राइब प्रेजेंट के उनके सिम्टम्स, उसके अंदर कि कब से वो चल रहे हैं। ठीक है, और वही कब कितना डेवलपमेंट हुआ है, एवरीथिंग आप चीफ कंप्लेंट्स में लिखोगे। हेडेक है, जो भी वो बता रहे हैं। ठीक है, घबराहट है, तो अब उसी वे में आप वर्बेटम्स में लिखोगे। कंप्लेंट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले जो हुई उसको पहले लिखोगे, लास्ट में फिर मतलब फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ उस हिसाब से लिखोगे। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब हाँ, ये जो भी आप केस हिस्ट्री लेते हो, आप इसमें पेशेंट से भी लेते हो और उनके साथ जो इन्फॉर्मेंट आया उससे भी लेते हो। तो इन्फॉर्मेंट का डेटा भी लिखते हैं, इसमें हम लोग नहीं वो पढ़ रहे, बट इन्फॉर्मेंट कौन है, क्या एज है, क्या रिलेशन है, वो सब लिखते हैं। क्योंकि जो पेशेंट है उसको सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, और वो रिलायबल होना चाहिए इन्फॉर्मेंट, मतलब फैमिली मेम्बर होना चाहिए, ऐसे नेबर से कोई नहीं आना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पॉपुलराइज्ड बाय द एक्रोनियम HOPI। अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा जर्नली सब HOPI के नाम से ही इसको जानते हैं। क्यों? इजी टर्म है बोलने के लिए, और इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, इस ये एक तरह से बैकबोन है आपके केस हिस्ट्री। इसके अंदर आप सब कुछ बताओगे कि क्या मतलब उनकी ना वो थी कि पूरा ऑल ओवर क्या था। ठीक है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव और क्रोनोलॉजिकल पिक्चर, पूरे इवेंट को आप टाइमलाइन के थ्रू बताओगे कि ये हुआ उनकी लाइफ में, फिर ये हुआ, एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट के सिम्टम्स कैसे कैसे बढ़े, सब कुछ समराइज्ड होगा इसके अंदर। फिर फैक्टर ऑफ इलनेस आप बताओगे। अब फैक्टर्स ऑफ इलनेस ना ये कुछ तरीके के होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे, हमने ये पहले भी पढ़ा है इन हेल्थ साइकोलॉजी, फिर से पढ़ रहे हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वो जो अर्ली लाइफ से आपके अंदर है, जिनकी वजह से आप वल्नरेबल हो। ठीक है, जो आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग मतलब आपके अगर पेरेंट को कोई डिसऑर्डर है तो आपको भी आ सकता है। ठीक है, या कोई और रिलेटेड टू दैट आ सकता है क्योंकि आप वल्नरेबल हो, तो आपको पता है कि हाँ ये डेवलप हो सकता है। दीज आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकता है, कोई माइलस्टोन डिले है तो पता है कि बच्चे में थोड़ी कमजोरी है, या सपोज कुछ भी फैमिली हिस्ट्री अगर इलनेस है जो मैंने बताया। साइकोलॉजिकल हो सकता है, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, वही सब। ठीक है, सोशल आपका आ गया। अभी प्री मॉर्बिड के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बचपन में निग्लेक्ट है, अब्यूज है, लो एजुकेशनल लेवल है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। अब आगे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जो यू नो
इवेंट दैट अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट। ऑनसेट जैसे ही डिसऑर्डर आया उससे पहले, जस्ट पहले का जो यू नो चीजें होती है जिस वजह से आया। सपोज आप वल्नरेबल थे, ठीक है, आपकी सपोज मदर को था डिसऑर्डर, आप वल्नरेबल तो थे, बट सपोज आपकी किसी फ्रेंड की डेथ हो गई या कुछ आया, कोई स्ट्रेसर आया ना जिस वजह से आपको डिप्रेशन डेवलप हो गया, तो दैट इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर जो आपका ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर को यू नो किक स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फीवर, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, ट्रॉमा, लॉस ऑफ जॉब, पार्टनर, कुछ भी। अब परपिचुएटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ड्यू टू विच द डिसऑर्डर इज मेंटेन, जिसकी वजह से है। अगर आप सपोज डिप्रेशन में हो तो आपको क्योंकि प्लीजिंग इफेक्ट चाहिए तो आप ड्रिंक कर रहे हो, तो वो ड्रिंक की वजह से आप सब्सटेंस अब्यूज के उसमें भी आ सकते हो, मतलब कोमॉर्बिड हो सकता है डिप्रेशन में, तो बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी होती है किसकी, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर की, क्योंकि आप ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हो तो वो उसको एग्रीवेट कर रहा है ना, उसको मेंटेन्ड रख रहा है, तो दैट इज परपिचुएटिंग फैक्टर्स। कुछ भी, सोशल आइसोलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब जो भी होता है, पुअर इंसाइट, लो इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। लिमिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको बचा कर रखते हैं। ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर डेवलप होने से, जैसे गुड सोशल सपोर्ट, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इलनेस। अब मोड ऑफ ऑनसेट बहुत ज़रूरी होता है कि कब से चालू हुआ, कि कब से आप पहले आप में सिम्टम्स नहीं थे, कब से सिम्टम्स चालू हुए उसके बारे में लिखते हैं। अब ये जो है ये 4 तरीके का हो सकता है। अब्रप्ट, जैसे कि एकदम स्टार्ट हो गया, ठीक है, एकदम से सडन अपीयरेंस है साइंस और सिम्टम्स की 48 आवर्स के अंदर अंदर, दैट इज डेलीरियम। अक्यूट क्या होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स विद इन 2 days एंड टू वीक्स। 2 दिन से 2 वीक्स के बीच में आपको मतलब साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं सब अक्यूट हो गया, द ऑनसेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स विद इन 2 वीक्स से 2 महीने तक। ठीक है, इसके अंदर वही है, इसके अंदर ना आप डिप्रेशन भी लिख सकते हो, एमडीडी सपोज। ठीक है, ओहो, फिर आ गया ऑनसेट क्या है ना, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सब एक्यूट के बारे में। तो ऑनसेट और साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो 2 वीक से 2 महीने तक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर। और फिर आता है ग्रेजुअल एंड इंसीडियस, इसके अंदर होते हैं वो साइंस एंड सिम्टम्स जो मतलब 2 महीने से ज़्यादा रहते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये डीएसएम क्राइटेरिया से भी हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब्रप्ट, जो एकदम से आ जाते हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, दैट इज डेलीरियम। 2 दिन से 2 हफ्ते तक अक्यूट होता है। ठीक है, फिर आता है सब अक्यूट। सब अक्यूट में होता है 2 वीक से 2 महीने तक। फिर होता है ग्रेजुअल एंड इंसीडियस, 2 महीने से ज़्यादा, 2 months प्लस का साइन और लगा देते हैं। ठीक है, यस। फिर होता है हमारा कोर्स ऑफ इलनेस। अब इसके अंदर ना 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस, characterized by uninterrupted changes without breaks or steps, infinitely small and does not detectable। मतलब इसके अंदर ना जो हो रहा है, सपोज देखो, अब इन तीनों को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि अब जैसे सपोज एक एपिसोडिक का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई इलनेस, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक डिसऑर्डर ले लो, वो आया, ठीक है। An illness can be said episodic when it has an onset and offset of signs and symptoms of the disease। ठीक है, मतलब सपोज अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक है, आपको साइंस एंड सिम्टम्स आए, ठीक है, फिर थोड़े दिन का रिकवरी पीरियड आता है, फिर दोबारा से रिलैप्स हो जाता है। ठीक है, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। ठीक है, बीच में 2 महीने के लिए आपका पीरियड ऑफ रिकवरी आता है, फिर से वो चालू हो जा रहा है, तो दैट इज एपिसोडिक। बीच में मतलब एपिसोड एपिसोड होके या तो सही हो रहा है या चालू हो रहा है, तो दैट इज ऑनसेट एंड ऑफसेट, दैट इज एपिसोडिक कोर्स ऑफ इलनेस। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, जैसे ओसीडी में होता है। ओसीडी में क्या हो गया कि सपोज मेरे को पहले कोई ऑब्सेशन है किसी चीज से, तो अब मेरे को ना कंपल्जन हो रही है बार बार कि मैं जाऊं हाथ धोऊं, हाथ धोऊं, हाथ धोऊं। सपोज जर्म से मुझे है, मैंने सपोज हाथ धोए,
तो वैसे ही मेरी कंपल्शन थी, मैंने कर लिया, मेरी एंजाइटी कम हो गई, तो अभी मुझे कुछ नहीं है, बट फिर वो वापस से आ जाएगा। तो वैक्सिंग एंड वीनिंग वापस आ रहे जा रहे बहुत तुरंत तुरंत, ठीक है। तो वो हो गया ओसीडी में, वो फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस में क्या है कि कुछ चेंज ही नहीं रहता, सिजोफ्रेनिया में होता है थ्रू आउट रहता है, तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि कब सही हो रहा है कब नहीं रह रहा है, वो छोटे छोटे ब्रेक्स में आते जा रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ इलनेस की टू व्हाट एक्सटेंड द पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसका क्या इवोल्यूशन है ओवर टाइम, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है या और डिटोरिएट हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, सपोज डिप्रेशन में ट्रीटमेंट दिया तो सही होने लगा, या डिटोरिएट हो रहा है कि विद टाइम जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और उसकी कंडीशन और बेकार होती चली जाती है, वर्स होती चली जाती है, तो डेटोरिएट हो रहा है या स्टैटिक है कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे दाइस्थीमिया, ठीक है। अब होता है हमारा फैमिली हिस्ट्री, इसमें आता है फैमिली हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एवरीथिंग, सबसे पहले हम पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी एज क्या है, क्या किसी की डेथ हो गई है, अगर हो गई है तो उसका कॉज क्या है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसा है पेरेंट्स के साथ पेशेंट का, साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। अब ये सब क्यों पढ़ते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री। अब इसमें हम ब्रीफ स्टेटमेंट देते हैं अबाउट कोई साइकेट्रिक इलनेस है या नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी या नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स इमीडिएट फैमिली मेंबर का कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो कौन सी मेडिसिन थी, ठीक है। ये सब इसमें रिपोर्ट बनकर इसके अंदर आएगा फैमिली हिस्ट्री के अंदर। एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज, अगर कोई कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है किसी की अल्कोहल कंजम्पशन में तो भी इसमें आएगा, कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम है तो भी इसमें आएगी, ठीक है। अब रिलेशनशिप कैसा है फैमिली मेंबर्स के बीच में वो भी इसमें आएगा, द पेशेंट्स रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स, सब कुछ। फैमिली में कोई स्क्वेबल्स थी, मतलब कोई लड़ाइयाँ वगैरह हो रही है, या ठीक है, एटीट्यूड्स ऑफ फैमिली टूवर्ड्स द पेशेंट्स इलनेस, उनका एटीट्यूड कैसा है, सपोर्ट मिल रहा है या नहीं आ रहा, ये सब। अब ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जेनेटिकली भी हम लोग ना प्रीडिस्पोज्ड होते हैं सर्टेन डिसऑर्डर्स से, तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। फिर अगर सपोज कोई निग्लेक्ट वगैरह है बचपन में तो भी वो कॉज कर सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर्स। अब जीनोग्राम बनाते हैं, जीनोग्राम क्या होता है, एक ना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरह होती है, आगे मैं दिखाऊंगी कैसे होता है। जीनोग्राम जो है एक वैल्यूएबल असेसमेंट टूल है फॉर लर्निंग अबाउट फैमिली हिस्ट्री, एक तरह से फैमिली ट्री होता है, ठीक है। और ये कौन वही बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्री है, ये फैमिली ट्री बनाते हैं इसके अंदर हम, और इसके अंदर हम डेटा लिखते हैं 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन का, ठीक है। और प्रोवाइड्स अ लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव देता है, जीनोग्राम प्रोवाइड करता है ग्राफिक पिक्चर देता है फैमिली की जीनोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है कि कोई कोई लाइफ इवेंट है, किसी का बर्थ, मैरिज, सेपरेशन, सब कुछ दिखाता है, डाइवोर्स, इलनेस, डेथ, वो लोग क्या काम करते हैं, रेजिडेंस क्या है, फिर पर्सनल हिस्ट्री के बारे में हम लिखते हैं कि उनके बारे में। अब इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है, मतलब पूरा एकदम इन डिटेल सब कुछ आप बताओगे फिर से टाइमलाइन के थ्रू कि क्या क्या हुआ है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे, उनके बर्थ से बर्थ डिटेल्स, ठीक है, कोई डेवलपमेंटल डिटेल मतलब डिले तो नहीं था, प्रीनेटल हिस्ट्री क्या थी, एवरीथिंग सब कुछ आएगा। सपोज कोई अ पर्सन हैज ऑटिज्म, तो उसमें आपको पता लगाना चाहिए मतलब कि क्या कोई टेराटोजन प्रेजेंट था या नहीं, तो ये सब दिखा जाता है, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि वही पेरीनेटल हिस्ट्री के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड में कैसा है, फिर चाइल्डहुड, अडल्टहुड, सब के बारे में हम जानेंगे। प्रीडोमिनेंट इमोशन क्या थे, है ना, अलग अलग डिफरेंट लाइफ पीरियड्स में उनके, स्ट्रेसफुल, कन्फ्लिक्चुअल, पेनफुल क्या था वो सब नोट करेंगे। बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। एंटीनेटल हिस्ट्री शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एनी इलनेस, ठीक है। शुड अब इसके अंदर मेडिकेशन वो ड्रग्स जो उनको दी है, अल्कोहल यूज है या नहीं है, ट्रॉमा, एवरीथिंग, अगर मदर के साथ इनमें से कुछ भी हुआ है, क्या है, टेराटोजन्स है, ठीक है, तो बच्चे के फीटस को उस वक्त यू नो कुछ हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना फैस फीटल क्या था, अल्कोहल वाला हमने सिंड्रोम पढ़ा था, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें फेस में डिफॉर्मिटीज थी, है ना, वो मदर ने क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम किया इस वजह से।
अब साइकेट्रिक इलनेस, कोई प्रेगनेंसी के वक्त मदर को थी, कोई इन्फेक्शन, सब कुछ हम इसके अंदर लिखेंगे। फीवर, रैश, कोई एसटीडी है या नहीं, डायबिटीज़ है या नहीं, हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, एवरीथिंग। चाइल्डहुड डिसऑर्डर कोई था या नहीं, हाइपर एक्टिव बच्चा, मतलब हाइपर एक्टिविटी नोटिस की गई थी या नहीं, अटेंशन डेफिसिट, इम्पल्सिविटी। 2-3 ईयर्स तक ये देखा जाता है, क्योंकि उस वक्त पता चल जाता है ना कि बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, एडीएचडी तो नहीं है, कंडक्ट प्रॉब्लम या थी या नहीं। कंडक्ट क्या है, ये बिहेवियरल हमारा वो है, डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर डिसोबीडियंस, लाइंग, स्टीलिंग, ठीक है, ट्यूरेंसी, क्यूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल, बॉसी एटीट्यूड, ये सब देखा जाता है यंगर चिल्ड्रन में। ठीक है, और बाद में 15 साल तक ये देखा जाता है, उसके बाद ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, बच्चों में जनरली टेम्पर टैंट्रम्स, बट कब आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी से आ रहे हैं, ये सब नोटिस करना चाहिए। ये वाली चीज़ें नॉर्मल नहीं है, बट वो जो टेम्पर टैंट्रम्स है ये थोड़ा कॉमन है, बट इनकी इंटेंसिटी किस एक्सटेंट तक है वो नोटिस करना चाहिए। न्यूरोटिक ट्रेट्स जैसे कि नेल बाइटिंग, थम सकिंग, है ना, फिर हो गया स्टैमरिंग, बेड वेटिंग, फोबिया, नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग, ये सब देखा जाता है इन डिटेल कि ऐसा कुछ था या नहीं, कब से शुरू हुआ। अ कमेंट ऑन सोशल रिलेशनशिप भी होता है कि पीयर्स के साथ कैसा रिलेशन है उनका, वो सब इसमें देखा जाएगा। होम एनवायरनमेंट कैसा है इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है, इमोशनल एनवायरनमेंट होम में कैसा है जब बच्चे फॉर्मेटिव ईयर्स में था। ठीक है, यही सब इसके अंदर आएगा कि ये ब्रोकन फैमिली से तो नहीं आ रहा बच्चा, तो वो भी होता है, अडॉप्टेड तो नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी जो इंसान की पहले थी, बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिसऑर्डर, वही है। इट कैन बी व्यूड एज द इंडिविजुअलाइज स्टाइल ऑफ डीलिंग विद एनवायरनमेंट, कैसे आप डील करते हो कैरेक्टरिस्टिक इंसान की प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है कुछ डिटेल्स बताना, जैसे कि पहला सोशल रिलेशन, कि डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर से पहले वो कैसा था, उसके फैमिली रिलेशंस कैसे थे। ठीक है, उसके अटैचमेंट, डिपेंडेंस टू फ्रेंड्स, ग्रुप, सोसाइटी, एवरीथिंग। ठीक है, फिर वर्कमेट्स कैसे थे, मतलब उसके रिलेशन उनके साथ कैसे थे, ये लीडर था या फॉलोअर था, एग्रेसिव था या सबमिसिव था, ऑर्गेनाइजर था, एडजस्टेबल था, इंडिपेंडेंट था, क्या था वो। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसकी हॉबीज क्या थी, यूज ऑफ लेजर टाइम वो कैसे करता था। ठीक है, बुक्स क्या पढ़ता था, प्लेज, पिक्चर्स, ठीक है, मेमोरी, एवरीथिंग इसमें हम देखेंगे। फिर प्रीडोमिनेंट मूड कैसा रहता था, क्या वो हमेशा चीयरफुल रहता था या डिस्पोंडेंट रहता था, वरी और प्लेसिड था, स्ट्रंग था, रिलैक्स्ड था, क्या था, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, कैरेक्टर कैसा था। अब कैरेक्टर के अंदर भी ना ये हमारी 4 चीज़ें आती है, जैसे कि एटीट्यूड उसका खुद को लेकर कैसा था, एटीट्यूड उसका वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कैसा था, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे थे, ये सब आता है। ठीक है, कि हाउ डज द पेशेंट डिस्क्राइब सेल्फ, वो सेल्फ को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट वर हिज स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ थी, क्या एबिलिटीज थी, शॉर्ट कमिंग्स, एबिलिटी टू प्लान, रेजिलियंस, मतलब कोपिंग बेसिकली। ठीक है, एस्पिरेशन कैसी थी। अब वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि वही है कि डिफ़िकल्टी थी उसको उस काम करने में या नहीं, फ्लेक्सिबल था या रिजिड था, एवरीथिंग। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कि बहुत इमोशनली कंट्रोल्ड था, इरिटेबल था, क्विक टेम्पर्ड था, सस्पिशियस था, जेलस था, शाय था, टिमिड था, कैसा था। ठीक है, सेल्फ को कैसे डिस्प्ले करता था। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड इन नॉर्म्स, रिलीजियस एंड हेल्थ मैटर्स। ठीक है, उसमें कैसा था, बहुत रिलीजियस था या मॉरल एटीट्यूड्स थे, कि मैं एकदम वैल्यूज में चलूंगा। एनर्जी कैसी थी, बहुत एनर्जेटिक था या स्लगिश था। ठीक है, सस्टेन्ड और फिटफुल था, कैसा था। फैंटेसी लाइफ कैसी थी, हमेशा डे ड्रीम तो नहीं करता रहता था। हैबिट्स कैसी थी, यूज़ ऑफ अल्कोहल पहले भी करता था या बाद में डेवलप हुआ है, ये सब, फूड, स्लीप पैटर्न, एवरीथिंग। अब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, टू establish positive professional relationship, ठीक है, टू प्रोवाइड द क्लिनिशियन विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो भी डॉक्टर है उसको
इंफॉर्मेशन देना है कि पेशेंट का पास्ट, डेंटल, मेडिकल एंड पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, टू हेल्प पॉजिट मतलब इस्टेब्लिश करना एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, टू प्रोवाइड द क्लिनिशियन विद द इंफॉर्मेशन दैट मे बी नेसेसरी, ठीक है, जो उनके डायग्नोसिस को करने में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। अब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट एड्स द क्लिनिशियन इन मेकिंग डिसीजन कंसर्निंग द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब इसमें यही है कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या डिसीजन डॉक्टर को लेने में ये हेल्प करता है। अब नीचे ना यहाँ पे मेरी केस हिस्ट्री है, ये तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ बस। जीनोग्राम कैसा होता है, जीनोग्राम ऐसा होता है, ठीक है। बस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये ही था हमारा आज का सब कुछ। और केस हिस्ट्री का कुछ ऐसा सा फॉर्म होता है, इसके अंदर आप ये सब चीज़ें लिखते हो, करंट सिम्टम्स क्या है, एवरीथिंग, इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, करंट रिस्क, एवरीथिंग। और बस, so आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एक सेकेंड, यस, सो टाटा।